नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक बहुत बेहतरीन सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें कि हम आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट के यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कर रहे हैं और प्रश्नों के साथ उनका डिटेल्ड एनालिसिस भी कर रहे हैं, जितना कि हमारे लिए ज़रूरी है। यानी कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है कि हमारी एक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज और चल रही है जिसमें कि हम अभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उस सीरीज में वीडियोस आ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। देखिए, आप लोग एक काम करिए, क्योंकि अब आपके पेपर में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो जो भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हो, जो जैसे आपका यूपी स्पेशल भी करवा देंगे हम, इसके बाद कंप्यूटर करवा रहे हैं, तो जो नए सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है उनको हम कोशिश कर रहे हैं करवाने की। और जो सब्जेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए आप एक काम करिए, आप एक बुक आती है यूथ की आती है, ठीक है, यूथ कंपटीशन की, और या फिर घटना चक्र की, जिसकी भी आपके आसपास मार्केट में मिल जाए। इन यूपी ट्रिपल एससी के सारे PYQs इसमें होते हैं चैप्टर वाइज, ये वाली बुक आपको लेनी है। ठीक है, जिसमें कि चैप्टर वाइज सारे PYQs हों और आपको सारे के सारे PYQs को कवर कर जाना है। ठीक है। तो क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है ना कि आपको इतने कम टाइम में सारे सब्जेक्ट्स को करवा दिया जाए। 3 4 5 महीने का टाइम लगता है सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को अगर अच्छे से हम एनालिसिस करके पढ़ रहे हैं। डेली एक एक दो दो क्लास आपको देंगे तो एक लंबा समय लगता है, कम समय में हम चीज़ों को नहीं कवर कर सकते। हालांकि ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, बाद में हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। अभी आपके लेखपाल के पेपर तक हम कोशिश कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जैसे कंप्यूटर है आपका ये कंप्लीट करवा देंगे, फिर यूपी स्पेशल भी। उसके बाद आप लोग आइएगा, क्योंकि आगे भी तो परीक्षाएँ देनी हैं। ठीक है। तो उसके लिए फिर हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे चीज़ें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है। आपको ये बताना है कि मतलब अस्थायी रूप से जो डेटा संग्रहित होता है, कई जगह अस्थायी रूप से संग्रहित होता है डेटा ना। जैसे रैम में जो होता है वो भी अस्थायी डेटा होता है, रजिस्टर में जो होता है सेव वो भी अस्थायी डेटा होता है, जो आपकी कैश मेमोरी में होता है वो भी आपका अस्थायी डेटा होता है। तो बताना है आपको। ठीक है। पहला ऑप्शन है विविध डेटा, दूसरा है कैश डेटा, तीसरा है चुनिंदा डेटा और चौथा है टेम्पो डेटा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कैश डेटा। कैश डेटा का मतलब देखिए, जो डेटा आपकी कैश मेमोरी में सेव होता है उसको कैश डेटा बोलते हैं हम लोग। ठीक है। और आपको पता है कि जो कैश मेमोरी होती है, क्योंकि ये आपका परमानेंट डेटा का तो स्टोरेज करती नहीं है, कि जो परमानेंट जो डेटा का स्टोरेज होता है वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में होता है। और जो आपकी रोम होती है उसमें भी जो प्रोग्राम्स हैं उनको जो है स्टोर किया जाता है परमानेंटली। लेकिन जो आपकी रैम हो गई या आपकी आपके जो रजिस्टर्स हैं या फिर जो आपकी कैश मेमोरी है, इन तीनों जगह जो है जो डेटा होता है वो परमानेंट स्टोर नहीं होता है। ठीक है। बाकी कैश मेमोरी के बारे में हमने कल बताया है। ये अभी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो डेटा आपके कैश मेमोरी में स्टोर होता है उसको हम कैश डेटा बोलते हैं और ये परमानेंट नहीं होता है। ठीक है। कैश मेमोरी के बारे में आपको पता ही होगी कि कल हमने चर्चा किया था कि जो आपका CPU होता है, CPU और आपके रैम के बीच में बफर का काम कौन करता है, तो आपकी कैश मेमोरी कहती है। कल हमने आपको हिट के बारे में बताया था। हिट क्या था, तो हम बोले थे हिट एक प्रोसेस है जिसमें जब CPU कोई डेटा कैश मेमोरी से मांगता है और कैश मेमोरी उसको CPU को प्रोवाइड करवा देती है, तो हमें इसे क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हिट। और हमने क्या, हाँ एक बात आपको और याद रखनी है, कभी आपसे पूछे कि कैश मेमोरी क्या हरदम CPU के बाहर होती है या CPU के अंदर, तो आपको याद रखना है कि जो कैश मेमोरी होती है ये CPU के अंदर भी हो सकती है और CPU के बाहर भी हो सकती है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि CPU के अंदर हो और ज़रूरी नहीं है कि CPU के बाहर हो। और तीसरी चीज़ ये याद रखनी है कि हमने कल रजिस्टर की चर्चा की थी। रजिस्टर के बारे में हमने क्या बताया था कि रजिस्टर आपके CPU के अंदर होता है और सबसे तेज़ अगर पूछा जाए कौन होता है, तो सबसे तेज़ जो मेमोरी होती है वो आपकी रजिस्टर ही होती है। रजिस्टर के बाद आपकी आपकी कैश मेमोरी आती है। ठीक है। बाकी बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न से संबंधित जितनी चीज़ें थी हमने आपको बता दिया, आपका रिवीजन करवा दिया। थोड़ी आज आवाज़ स्लो होगी, उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं सही है, थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, तो इसीलिए आवाज़ थोड़ा सा अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये समझिए कि वीडियो बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मतलब होता नहीं कि हमें सबसे ज़्यादा कुछ भी हो जाए मतलब, लेकिन कोल्ड ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशान करती है चीज़ ना वो कोल्ड ही होती है। आप फीवर है आप पढ़ लोगे, लेकिन कोल्ड है तो ना तो पढ़ाया जाता है ना तो पढ़ाई होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस पहले तो आप समझिए, फिर आपका रिवीजन करवा देते हैं कि कल हमने देखा था मेमोरी। ठीक है, देखा था कि नहीं देखा था, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल देखा था। मेमोरी में हमने दो प्रकार का देखा था। हमने बोला एक प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी क्या होती है, दूसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। याद आ रहा है, चीज़ें याद आ रही हैं कि नहीं? हाँ ठीक है, याद आ रही है तो अच्छी बात है। प्राइमरी मेमोरी में हमने बताया था आपका रैम, आपका हो गया रोम। सेकेंडरी मेमोरी में हमने आपको बताया था कि आपकी हो गई हार्ड डिस्क ड्राइव, आपकी हो गई SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, आपकी CD हो गई कॉम्पैक्ट ड्राइव, आपका DVD हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी।
तो इसका आंसर क्या होगा कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, हार्ड डिस्क। तो आप कहेंगे नहीं, हार्ड डिस्क तो सेकेंडरी है। फिर हम बोलेंगे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल यही होगा। ठीक है, यही होगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में, संसाधक का मतलब प्रोसेसर समझिए। ठीक है, तो कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण स्वरूप क्या है, एएलयू को क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन को हमने कई बार देखा है, एएलयू के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, एएलयू लिख के लिखिएगा उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग बताइएगा कर करके और कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड, मतलब कोई भी सीपीयू कोई प्रोसेसर है उसके द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। मतलब हर सेकंड वो जो काम करता है तो उसको कैसे, किस में मापा जाता है, क्लॉक स्पीड में, बैंडविड्थ में, या फिर आवृत्ति में, या फिर फ्लॉप्स में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। सबसे पहले आपको समझना है कि जैसे देखो क्लॉक स्पीड के बारे में ही समझते हैं, इसका राइट आंसर होगा क्लॉक स्पीड। तो सीधा हम आपको बताते हैं क्लॉक स्पीड है क्या। ठीक है, इस क्लॉक स्पीड ऐसे लिखिए। अब देखिए आपका कोई प्रोसेसर है। चलिए अब ये प्रोसेसर जो होता है इसका प्रदर्शन कैसे नापा जाए कि यह कितना अच्छे से काम कर रहा है, तो इसको प्रदर्शन को मापने की जो यूनिट होती है वही आपकी कहलाती है क्लॉक स्पीड। इसको मापा कैसे जाता है, तो जैसे जो आपका सीपीयू है, सीपीयू का मतलब प्रोसेसर है आपका, मान लीजिए प्रोसेसर है, तो ये प्रोसेसर हर सेकंड में, कब, हर सेकंड में कितनी गणनाएं पूरी कर रहा है, कितनी गणनाएं या फिर कितने साइकिल पूरा कर रहा है, कितनी गणनाएं या फिर कितने साइकिल ये पूरा कर रहा है अपने काम का। ठीक है, तो अब कितने सेकंड पूरा कर रहा है, तो इसी को मापा किस में जाता है, इसी को मापा जाता है आपकी क्लॉक स्पीड में। हर सेकंड वो जितना कर रहा है वही उसकी क्या कहलाएगी, क्लॉक स्पीड कहलाएगी। ठीक है, अब इस क्लॉक स्पीड को मापने किसने है, तो कंप्यूटर में जो है प्रोसेसर, किसी भी प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड होती है इसको गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, इसको मापा जाता है गीगा हर्ट्ज में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि क्लॉक स्पीड क्या होती है। क्लॉक स्पीड होती है किसी भी प्रोसेसर के प्रदर्शन को मापने की यूनिट। प्रदर्शन मापने का क्या मतलब है कि वो सीपीयू या फिर वो प्रोसेसर हर सेकंड में कितनी संक्रियाएं, कितनी गणनाओं को पूरा कर रहा है। जितनी गणनाओं को वो पूरा करता है वही इसकी क्लॉक स्पीड कही जाती है। और इसको मापा किस में जाता है, तो इसको गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। इतनी चीज़ें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। ठीक है, अच्छा यहीं से आपको एक बात और बताते हैं। जैसे हमने देखा गीगा स्पीड, जैसे ये क्लॉक स्पीड है ना, इसी प्रकार एक वर्ड आता है उसको कहते हैं ओवर क्लॉकिंग। ओवर क्लॉकिंग तो आता है कि ओवर क्लॉकिंग क्या है, तो ओवर क्लॉकिंग को समझिएगा आप लोग। ओवर क्लॉकिंग देखिए आपको ऐसे सुन के लग रहा होगा ना, ओवर क्लॉकिंग मतलब जितनी उसकी क्षमता है, जितनी वो क्लॉकिंग करता है उससे ओवर करवाना। यानी कि देखिए क्लॉकिंग क्या है, तो क्लॉकिंग है किसकी, किसी सीपीयू की क्षमता है। क्षमता मतलब उसकी स्पीड है, उसकी क्षमता मतलब हम कह रहे हैं क्षमता है, क्षमता का मतलब उसकी गति है। कौन सी गति, तो हर सेकंड में कितनी गणनाएं कर सकता है, ये तो होती है क्लॉकिंग। इसमें एक वर्ड जुड़ गया ओवर क्लॉकिंग। ओवर क्लॉकिंग का क्या मतलब हो जाएगा, ओवर क्लॉकिंग का मतलब हो जाएगा कि जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी गति है, उसकी गति से उसको तेज चलाया जाए। जैसे आपकी गाड़ी की जो नॉर्मल स्पीड है, मान लीजिए 60 से 70 किलोमीटर है, अगर आप अब उससे ज़्यादा चलाते हो तो क्या कहलाता है, आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। ओवर स्पीडिंग मतलब किसी हाईवे पे जा रहे हो, वहाँ लिखा है कि यहाँ 60 से 70 किलोमीटर की ही स्पीड से आप जा सकते हो, तो जैसे ही 75-80 पे जाओगे तो क्या कहा जाएगा कि आप ओवर स्पीड कर रहे हो। ओवर स्पीड कर रहे हो और आपका क्या काट दिया जाएगा, चालान काट दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको यहीं तक की बात याद रखनी, ओवर स्पीड तक की। तो वैसे ही हर सीपीयू की क्या होती है, हर प्रोसेसर की एक स्पीड होती है, क्लॉकिंग स्पीड होती है। ठीक है, ये इतने गीगाहर्ट्ज़ है इसकी स्पीड, 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 4.5 गीगाहर्ट्ज़, कितने गीगाहर्ट्ज़ उसकी स्पीड है। तो अगर उस स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से उसको काम करवाया जाएगा तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओवर क्लॉकिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे जो ये ब्लैंक स्पेस है इसको फिल करना है। देखिए कि को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बने रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाएगा। अब यहीं से पकड़िए कि वो कौन सी मेमोरी है जिसमें कि आपका भंडारित सारा डेटा लुप्त क्या हो जाता है, डेटा लुप्त मतलब गायब हो जाता है, तो वो आपकी होती है रैम। रैम कल हमने बताया था, रैम का मतलब क्या होता है, रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। चीज़ों को हम आपको रिवाइज फिर से करवाते चलते हैं, इसीलिए क्योंकि जब बार बार वही चीज़ बोलेंगे तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगी, चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, रैम को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, रैम के बारे में हमने पढ़ा था कि ये होती है वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी का कहने का क्या मतलब है, वोलेटाइल मेमोरी को कहने का मतलब ये है कि यह अस्थायी होती है, यानी कि एक बार पावर कट कर दिया जाएगा तो इसका जो डेटा है वो गायब हो जाएगा। फिर हमने देखा था दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं हम एस रैम,
एक को बोलते हैं डी रैम। होती और प्रकार की हैं, हम वही पढ़ रहे हैं जो कि हमारे लिए जरूरी है, जहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। तो एस रैम और डी रैम, इनके बारे में याद क्या रखना है, तो हमने बोला था एस रैम का मतलब होती है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम कहने का क्या मतलब है, देखिए स्टैटिक कहने का मतलब हो कि स्टैटिक का मतलब वो चीज़ स्टैटिक यानी कि स्थिर है। स्थिर का मतलब गतिशील नहीं है। गतिशील नहीं का मतलब है कि उसमें जो भी डेटा है वो स्थिर है। कब तक, लेकिन हरदम नहीं स्थिर है, तब तक स्थित है जब तक कि आपकी लाइट नहीं जाएगी, जब तक कि आपका पावर ऑफ नहीं किया जाएगा, तब तक इसमें जो भी डेटा है वो क्या रहता है, वो डेटा होता है आपका स्थिर। ठीक है, पावर गई तो डेटा गायब। स्थिर है तो मतलब इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जब तक पावर ऑन है, जो डेटा है ये अपने अंदर रखेगा, गायब नहीं करेगा। लेकिन डी रैम होती है, ये डायनेमिक होती है, मतलब कि ये स्थिर नहीं होती है। स्थिर नहीं होने का मतलब है कि इसमें डेटा जो होता है ना वो गायब होता रहता है। पावर ऑन है ना, तब भी डेटा गायब होता रहेगा, पावर ऑन है तब भी डेटा गायब होता रहेगा। इसके लिए इसको लगातार रिफ्रेश करने की जरूरत। रिफ्रेश का मतलब कि भैया इसको याद दिलाना पड़ता है कि याद रखो, याद रखो, ये डेटा याद रखो, ये डेटा याद रखो। पावर ऑन है, पावर ऑफ है, तो पावर ऑफ करेंगे तो दोनों का डेटा गायब हो जाएगा। लेकिन पावर ऑन होते हुए भी जो डी रैम होती है उसको लगातार रिफ्रेश करते रहना पड़ता है, ताकि जो प्रक्रिया चल रही वो उसको याद रहे। लेकिन एस रैम में ऐसी चीजें नहीं है। और एस रैम इसी कारण हमने बोला था कि ये फास्ट होती है और ये महंगी भी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक की चीज़ें तो हमने कल की क्लास में भी हम लोग ये चीज़ें देख चुके हैं। अब यहाँ पे आपको हम कुछ नई चीज़ बताते हैं। नई का मतलब बताते हैं कि जो आपकी एस रैम होती है, जो आपकी एस रैम होती है, इसके बारे में याद रखना है कि ये जो है फ्लिप फ्लॉप से बनती है। इसकी जो प्रत्येक सेल होती है वो किससे बनी होती है, वो फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। बस चीज़ों को लिखते चलिएगा और याद करते चलिएगा, फ्लिप फ्लॉप से। और जो आपकी डी रैम होती है ये कैपेसिटर से बनी होती है, कैपेसिटर से। ठीक है, कैपेसिटर से बनी होती है डी रैम। अब ये इन दोनों में अंतर समझना है। ठीक है, इन दोनों में अंतर समझना है कि फ्लिप फ्लॉप और कैपेसिटर से बने होने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। देखिए इसके बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि जो आपकी एस रैम होती है, जो इसमें हम कह रहे हैं ना कि इसमें डेटा स्थिर रहता है, पावर ऑन होते हुए स्थिर कहते रहता है, उसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, ये समझिए जैसे स्विच होती है ना, स्विच आपके घर में लाइट की स्विच है ना, उसका काम करते हैं। आप एक बार स्विच को ऑन कर दिए तो बार बार आपको उसको याद दिलाने की नहीं जरूरत होती कि स्विच ऑन रहे, स्विच ऑन रहे। एक बार स्विच ऑन कर दिए तो आपके रूम की लाइट क्या होती है, ऑन रहती है ना। और लेकिन अब एक होती है आपके घर में जो बाहर डोरबेल लगी होती है। डोरबेल कभी आपने देखा है? डोरबेल में क्या होता है, उसकी जो स्विच होती है उसको जब आप प्रेस करोगे तो वो यहाँ पे रिंग बज जाएगी, लेकिन वो अपने आप, उसको ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। उसका ऐसा सिस्टम होता है कि वो अपने आप फिर से ऑफ हो जाती है। फिर प्रेस करोगे तो फिर वो ऑन होगी, फिर ऑफ हो जाएगी। फिर मतलब अगर डोरबेल ऐसा नहीं है कि हम एक बार बटन दबा दें जो डोरबेल वाली होती है, डोरबेल बजती रहे, नहीं, बार बार प्रेस करेंगे तो बार बार, तो यानी कि उसको बार बार याद दिलवाना पड़ता है कि भाई तुम बजो, तुम बजो। लेकिन जो घर की नॉर्मल स्विच होती है उसको आपने एक बार ऑन कर दिया तो लाइट ऑन है। तो ये जो नॉर्मल स्विच होती है, समझ लीजिए ये सिस्टम होता है एस रैम में। जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसके कारण ये सिस्टम होता है आपकी यस रैम में। एक बार बटन ऑन किए तो यस रैम अब जब तक बटन ऑफ नहीं होगी सारा डेटा वो याद रखेगी। लेकिन जो डी रैम होती है जिसमें कि कैपेसिटर होते हैं, उसमें क्या होता है कि यही जो डोरबेल के कॉन्सेप्ट जैसा होता है कि वो आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा तभी वो डेटा याद रख पाता है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, प्रश्न यहाँ से आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हमारा ये प्रश्न है और इसका क्या आंसर होगा। तो इसका देखिए एक चीज़ तो हो गई कि ये बात हो रही है रैम की, तो सारी समस्या क्या है, डी रैम है कि यस रैम। तो कह रहा है कि लगातार विद्युत आपूर्ति बने रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो किसको नहीं रिफ्रेश करना पड़ता, तो अभी हमने पूरी कहानी बताई। जो एस रैम, एस फॉर स्टैटिक, स्टैटिक फायर, जो गतिशील नहीं है यानी कि जो स्थिर है। उसके बाद पूरी कहानी बता दी हमने, फ्लिप फ्लॉप की कहानी बता दी और आपको बढ़िया सा एग्जाम्पल देके बता दिया। तो अब इसका राइट आंसर आप लोग अपने आप ही बता दोगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा एस रैम। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले जो स्टैंडर्ड हम लोग लैपटॉप हैं उनके रैम की साइज क्या होती है। इतना याद रखिए कि जो हम आप डेली यूज में, नॉर्मल यूज में, जो भी नॉर्मल ऑफिस में जो भी लैपटॉप यूज हो रहे हैं उनकी कितनी होती है रैम। आपने कभी सुना कि आपकी 128 KB की रैम है, आपके मोबाइल में 4 GB 16 GB 32 GB तक की रैम्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये रैम की बात कर रहा है। ठीक है, तो केबी में तो नहीं होता। और इतनी बड़ी भी आपने रैम नहीं सुनी होगी कि 512 MB की रैम है, 256 MB, सॉरी अच्छा MB की बात कर रहा है। ठीक है, इतनी कम भी, ये बहुत पहले जो मोबाइल्स आते थे उसमें इतनी थोड़ी थोड़ी मात्रा में रैम होती थी। लेकिन वैसे भी तो ये रैम की बात तो करी, मोबाइल की बात नहीं कर रहा है, ये लैपटॉप्स की बात कर रहा है। तो जो आप लैपटॉप यूज करते हैं, जो ऑफिस में जनरली यूज होते हैं लैपटॉप्स, उसमें जो रैम होती है वो आपकी 4 से 16 GB की रैम होती है। कितने GB की रैम होती है आपकी? 4 से 16 GB की रैम होती है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि 128 और 256 GB की। ठीक है, और इतनी कम भी नहीं होती। तो जनरली जो हम लैपटॉप यूज करते हैं उसमें 4 GB 16 GB 32 GB तक की भी रैम्स होती हैं। ठीक है,
तो ये एक जनरल क्वेश्चन था हमारे डेली लाइफ से संबंधित, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ याद करने वाली बात है नहीं, जो ऑप्शंस के हिसाब से आप अपने आप यहाँ से ढूंढ लेंगे। अब आज का हमारा अगला प्रश्न ये है कि आलिया के पास 2600 MB डाटा है, ठीक है, MB ध्यान दीजिएगा, और 4000 MB डेटा है दिनेश के पास, ठीक है। आलिया के पास कितना है? 2600 MB, दिनेश के पास है 4000। तो इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से एक कह रहा है USB में आपको स्टोर करना है, तो आपको कितने GB की USB की आवश्यकता होगी? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों के पास कितना डेटा हो गया, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा आपका 6600 कितना MB का डेटा है। अब आपको पता है कि 1024 MB बराबर क्या होता है? 1 GB होता है। क्या होता है? 1 GB होता है। तो 6600 के करीब है, तो सीधा सीधा अगर हम 1000 से देखें तो लगभग आपका, अब आपका 1024 का 1 GB होता है। तो देखें अगर इसके करीब हम पहुंचने की कोशिश करें, इसमें ऑप्शंस में देखें, 1 GB में तो आएगा नहीं, 2 GB में आएगा, 2 GB में भी नहीं आएगा, देख लीजिए, ठीक है, 2 GB में भी नहीं आएगा। अगला ऑप्शन 6 GB है। अब देखिए क्या 6 GB में आएगा? आपको देख लीजिए गुणा करके, लेकिन 6 GB में आएगा नहीं, क्योंकि लगभग आपका ये 6300 के करीब ही पहुँचेगा, ठीक है, 6300 के करीब ही, देख लीजिए गुणा करके, 6 चौका 24 की 4, आपका 2 हुआ, 6 दूनी 12, 2 14, आपका 1 6 कम 6100 ही होगा, ठीक है, 6144 GB ही आपका टोटल होगा। तो मतलब हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अब हमारे पास जो बचा है वो 10 GB का ऑप्शन है, और ऑब्वियसली 10 GB में तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 10 GB। अगला ऑप्शन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति, कौन सी मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं है? आपको बताना है कौन से अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर पर आधारित वो मेमोरी नहीं है। तो अब आप एक कहानी समझिए, पहले तो इसका आंसर जान लीजिए। देखिए जो भी आपकी जितनी रैम है, रोम है, ये सारी तो आपके अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर, जो आपका रजिस्टर है, जो आपकी कैश मेमोरी है, ये सब जो है अर्धचालक पर ये आधारित मेमोरी होती है, ठीक है। तो मुख्य मेमोरी में जितनी मेमोरी होगी सब आपके अर्धचालक पर होती है, ये नहीं होगा राइट आंसर, ठीक है। कैश मेमोरी भी हमने बताया अर्धचालक, ठीक है। उसके बाद आपके हो गए रजिस्टर्स हो गए, ठीक है। रजिस्टर्स क्या हो गए? ये भी आपका हमने बताया कि ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालकों पर आधारित होते हैं, लेकिन द्वितीयक मेमोरी में होती हैं जो कि आपके अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, तो जो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, जो आपका CD हो गया, इसमें अर्धचालक नहीं लगे होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली डिस्क लगी होती हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो हमें समझने वाली चीज़ है ना, हम आपको एक हार्ड डिस्क के बारे में बताते हैं। कल हमने आपके फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया था, आज हम हार्ड डिस्क के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत सारा। इसके पहले एक बात और जान लीजिए कि जैसे आपकी जो SSD होती है वो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है, लेकिन SSD में जो है वो सेमी कंडक्टर्स का यूज़ होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे हार्ड डिस्क की कहानी। हार्ड डिस्क के बारे में हमें क्या चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि हार्ड डिस्क का क्वेश्चन अभी आपको आगे फिर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता ही है। तो पहले याद रखना, देखिए जो आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, यहाँ पे देखिए ये है आपके हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है, ये जो बना है ना ये वाला, ये बहुत सारी होती हैं आपके ऐसे वृत्ताकार डिस्क होती हैं, वृत्ताकार डिस्क होती हैं, और एक डिस्क नहीं होती, ऐसे कई सारी डिस्क ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होती हैं, ठीक है। इन डिस्क को बोला जाता है प्लेटर्स। क्या बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है प्लेटर्स, ठीक है। इन्हीं में आपका डेटा स्टोरेज होता है, इन्हीं में क्या होता है आपका डेटा स्टोरेज होता है। यहाँ पे एक मोटर होती है जो कि ये डिस्क ऐसे घूमती है, जब ये मोटर घूमती है ना तो ये डिस्क ऐसे घूमती है, और जब डिस्क घूमती है तभी इसमें डेटा रीड एंड राइट होता है, ठीक है। और इस मोटर को बोला जाता है स्पिंडल मोटर, ठीक है। इसका नाम नहीं याद रखना है, याद ये रखना है कि जितनी तेज ये मोटर घूमती है उसी को इसकी स्पीड बोला जाता है, हार्ड डिस्क की स्पीड। और इसकी जो स्पीड नापी जाती है वो राउंड पर मिनट यानी कि RPM में मापी जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, RPM है ये। और आपको क्या ध्यान देना, देखिए यहाँ पे ये त्रिभुजाकार एक दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है आपका रीड राइट हेड। क्या बोला जाता है? रीड राइट हेड बोला जाता है। ये क्या काम करता है, इतना आपको ध्यान देना है कि जो ये प्लेट्स है ना, इन्हीं प्लेट्स में डेटा स्टोर होता है। डेटा को रीड करना है यानी नया डेटा इसमें लिखना है, या ठीक है रीड या फिर पढ़ना है, जो डेटा पहले से उसको पढ़ना है या फिर नया डेटा लिखना है। तो ये जो हेड्स है ना यही इसमें लिखते हैं, इसमें छोटी छोटी पिन्स होती हैं जो इसमें डेटा लिखने का काम करती हैं। बस इतनी चीज़ें समझिए। यहाँ से आपको अभी याद क्या करना है, पहली चीज़ ये कि डिस्क होती हैं बहुत सारी, इन डिस्क को प्लेटर्स बोलते हैं। ये मोटर होती है जो कि इसमें जो डिस्क है उनको घुमाती है, और वो मोटर जितनी स्पीड से घूमती है उसकी गति को ही बोला जाता है RPM, राउंड पर मिनट, ठीक है। और जितना ज़्यादा RPM होगा उतनी अच्छी वो उतनी स्पीड जो है हार्ड डिस्क की होती है, डेटा रीड एंड राइट की, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, हार्ड डिस्क के बारे में 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए। अब हार्ड डिस्क से ही मिलता जुलता आपकी होती है SSD। मिलती जुलती नहीं होती, बस नाम ही मिलता जुलता होता है, बाकी
तकनीकी दोनों की अलग है। तो अब अलग है तकनीकी को, तो आपको इसलिए भी यहाँ पे याद रखना है कि दोनों में डिफरेंस। तो जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, हमने बताया कि ये जो होती हैं ये मैग्नेटिक डिस्क होती हैं। तो ये बेसिकली आपकी मैग्नेटिक डिस्क पर ये आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? मैग्नेटिक डिस्क पर। और ये मैग्नेटिक डिस्क क्या करती हैं? घूमती हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक पर आपकी होती है कि ये मैग्नेटिक डिस्क हैं, ये घूमती हैं और इसी में आपका डेटा स्टोर होता है। ये हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट है। अब जो आपकी एसएसडी है, ये एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी है। क्या है? फ्लैश मेमोरी। ये आपकी है एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी। इसमें कोई घूमने उमने वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार का कोई, जैसे इसमें एक मैकेनिकल पार्ट है ना जो घूम रहा है, मोटर है, इसमें से कुछ मोटर वोटर नहीं लगी होती, ये याद रखना है। अब जो आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, इसमें मोटर है, घूम रही है, तो ये बिजली ज़्यादा खर्चा करती है, यानी कि इसकी बिजली की खपत ज़्यादा होती है। और जो एसएसडी होती है इसकी बिजली की खपत कम होती है। लेकिन अब जब इतनी एडवांस है तो भाई महंगी भी होगी, तो हार्ड डिस्क की तुलना में ये क्या होती है? ये काफ़ी महंगी होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और देखने को मिली है, वो है फ्लैश मेमोरी। आप कहेंगे कि चलिए घूमने उमने की कहानी तो हम समझ गए, ये फ्लैश मेमोरी क्या है? आप हमें ये भी समझा दीजिए। तो इसी के साथ हम आपको फ्लैश मेमोरी समझाते हैं। यहाँ पे स्पेस है तो हम यहीं पे आपको समझा दे रहे हैं कि फ्लैश मेमोरी क्या है। जितनी चीज़ें जरूरी हैं उतनी ही चीज़ें आपको समझाएंगे। देखिए, लॉजिक गेट कितना होता है? नैंड गेट हो गया और आपका नॉर गेट हो गया। ठीक है, नैंड गेट पे कौन काम करता है? नैंड गेट हमने बताया कि जो नैंड गेट है आपका, ये थोड़ा सा सस्ती तकनीक होती है। तो जो आपकी पेन ड्राइव है, जो आपकी एसएसडी हैं, जो आपका मतलब ऐसा जो है डिवाइस जिसमें परमानेंट डेटा स्टोर होता है, वो आपके नैंड गेट पे बनती है। ठीक है, नॉर गेट पे कौन बनता है? नॉर गेट पे आपकी रोम बनती है। क्या बनती है? रोम। अब जैसे हम कल बताए थे ना कि रोम जो है आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी रोम होती है? तो कई प्रकार की हमने आपको बताया, दो था, पी रोम और ईपी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम और ईपी रोम मतलब इरेजेबल रोम। और एक और रोम होती है ईईपी रोम, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल, और आपका वही प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, तो ये सब रोम थी। रोम में बेसिकली होता क्या है कि रोम में जो आपके प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। कैसे प्रोग्राम? तो जो आपका बाईओएस है, जो आपका फर्मवेयर है, वो रोम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो अब एडवांस तकनीकी की जो रोम आ गई हैं, जो आपकी ईपी रोम होती थी, ईईपी रोम होती थी, उनकी जगह एक नई एडवांस तकनीकी की रोम आ गई है जिसको कि फ्लैश रोम बोला जाता है। फ्लैश मेमोरी पे आधारित रोम। तो जो आपकी फ्लैश मेमोरी पे आधारित रोम बनती हैं, वो ये नॉर गेट पे बनती हैं। किस पे? नॉर गेट पे। और नॉर गेट का मतलब क्या है? कि फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हमने आपको फ्लैश मेमोरी के बारे में बताई। एक बार अगर हम फटाक से सारी चीज़ों को एक बार आपको याद दिला दें कि अभी हमने आपको क्या बताया। कहानी हमने शुरू की थी आपकी, कहाँ से कहानी शुरू की थी हार्ड डिस्क के थे। हमने हार्ड डिस्क के बारे में आपको दो चीज़ बताई। हमने बोला आपकी हार्ड डिस्क ऐसे होती है, और हार्ड डिस्क में यहाँ क्या होती है? बीच में डिस्क होती हैं। ये एक डिस्क नहीं होती, बहुत सारी डिस्क होती हैं जिनको कि हम प्लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको हम प्लेटर्स बोलते हैं। फिर हमने बोला यहाँ पे एक स्पिंडल मोटर होती है जो ऐसे रोटेट करती है, प्लेटें रोटेट होती हैं, और इन्हीं प्लेटों में आपका डेटा रीड एंड राइट होता है। और जिस स्पीड से ये रोटेट करती है, इसको मापा किसमें जाता है? तो आरपीएम में, राउंड पर मिनट में। ठीक है, जब ये घूमती है तो डेटा इसमें रीड एंड राइट होता है। डेटा जब रीड एंड राइट होता है, वो काम कौन करता है? वो आपका यहाँ पे एक होता है रीड राइट हेड, वो यहाँ पे डेटा को रीड एंड राइट करता है। फिर हमने बोला कि हार्ड डिस्क तो आपने समझ लिया, क्वेश्चन आता है दोनों के तुलना करने के लिए, आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है। हमने फिर तकनीकी बताई थी, ये मैग्नेटिक डिस्क जो घूमने वाली होती है उस पर काम करती है, बिजली ज़्यादा लेती है, यहाँ पे महंगा जो लिखा है इसको कि यहाँ सस्ती होती है, ये सस्ती होती है। महंगी तो आपकी एसएसडी होती है, ये सस्ती होती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि एसएसडी फ्लैश मेमोरी है, बिजली कम लेती है और महंगी है। अब फ्लैश मेमोरी वर्ड आया तो हमने सोचा कि अब आपको फ्लैश मेमोरी भी बता दिया जाए कि फ्लैश मेमोरी क्या है। तो फ्लैश मेमोरी आपकी क्या है? हमने बताया कि एकदम सिंपल में समझिए तो ये फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर की तकनीक पर काम करती है, बस आपको ये रट लेना है। फिर हमने बताया कि डेटा इसमें स्टोर कैसे होता है कि बिजली के झटकों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को कैद किया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन कैद हो रहे हैं वही समझ लीजिए आपका डेटा उसमें स्टोर हो रहा है। इतनी कहानी छोटी सी आपको समझ ली है। फिर हमने बताया कि ये दो प्रकार के लॉजिक गेट पे काम करती है। एक लॉजिक गेट को नैंड बोलते हैं, दूसरों को नॉर बोलते हैं। नैंड में हमने बताया कि जो आपकी पेन ड्राइव है, जो आपका परमानेंट स्टोरेज वाली डिवाइसेज होती हैं, उसमें आपको नैंड गेट पे काम करती हैं। और जो आपकी मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी वाली डिवाइसेज होती हैं, वो जैसे आपकी रोम वगैरह होगी, ये नॉर गेट पे काम करती है। नॉर गेट पे जो डिवाइसेज बनती हैं ज़्यादा महंगी होती हैं, यानी कि आपकी जो रोम होती है महंगी होती है। रोम के बारे में हमने कल देखा था, रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, जिसमें कि आपका प्रोग्राम्स होते हैं स्टोर। प्रोग्राम्स का मतलब बाईओएस हो गया, आपका फर्मवेयर हो गया, ये सब स्टोर होते हैं आपके कहाँ? तो ये सब स्टोर होते हैं आपके रैम में। हमने कल बताया था पी रोम हो गई, ईपी रोम हो गई, ईपी रोम हो गई। तो ये सब थी टेक्निक्स। और जो अब वर्तमान जो है रैम का, वो होती है फ्लैश रोम। ठीक है, जो एडवांस लेवल की रोम है उसकी जगह फ्लैश रोम का आपका यूज हो जाता है। और फ्लैश मेमोरी क्या है, हमने पूरी आपकी स्टोरी आपको यहाँ पे बता दी। अब आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई होगी तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। और थोड़ा सा हम पहले ही बता दिए हैं कि थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, तो आज उतनी एनर्जी क्लास में नहीं फील होगी आप लोगों को।
बाकी अगर बताइएगा क्लास ना समझ में आए, जो भी टॉपिक जो भी पॉइंट कहीं पे ना समझ में आए हो तो उनको बताइएगा, उसको हम कल की क्लास में फिर से समझा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन, हाँ हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हमारा है कि सीपीयू का वह भाग जिसमें कि सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्राम को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। सीधी सी बात आपको याद रखना है। हमने सीपीयू के बारे में क्या देखा था, हमने सीपीयू के बारे में देखा है कि सीपीयू में आपका एएलयू होता है, ठीक है, मेमोरी यूनिट होती है, आपका रजिस्टर होता है, उसके बाद सीयू होता है। सीयू इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है कि जो भी इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम है उनको निष्पादित और निर्देशित करने के लिए यही काम करता है, ठीक है। विद्युत सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलता है, जैसे सीयू है ना, यही आपके सारे मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है वो आपका सीयू ही होता है, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसमें कंट्रोल यूनिट लिखा ही है। तो अब आप क्वेश्चन जब ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर आप अपने आप टिक कर लेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी कंप्यूटर के प्रोग्रामों को जो भी निर्देश करने का काम करता है वो सीयू करता है, ठीक है। अब निर्देश लिखा है कि आगे विद्युत संकेतों में करता है, तो भाई जब सीयू है, जब कंप्यूटर है, उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो सारे संकेत क्या ऐसे छू करके थोड़ी ना बताएगा। कुछ भी वो कुछ संकेत देना है तो सिग्नल्स भेजेगा, और वो सिग्नल्स क्या होंगे, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही होंगे जो भी काम करना होता है। तो ऐसे हमें आपको तो ऐसे टच करके बुला करके तो बोलेगा नहीं ये काम करो वो काम करो ना, तो वही चीज़ लिखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे एक संसाधक एक बार में, मतलब सीधी सी मतलब है प्रोसेसर या सीपीयू, ये कह रहा है कि कोई प्रोसेसर है या फिर कोई सीपीयू है आपका, वो एक बार में, उसकी लिमिट होती है हर सीपीयू की कि वो एक बार में कितना जो है, कितनी बिट्स जो है एक बार में प्रोसेस कर सकता है, मतलब वन टाइम में कितनी बिट्स को वो प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। बिट्स बाइट सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो एक बार में वह मैक्सिमम बिट्स जिसको वो प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, उसको बोला जाता है वर्ड लेंथ। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वर्ड लेंथ। क्या बोला जाता है, वर्ड लेंथ, ठीक है, यानी कि कितने वर्डों की लेंथ है। तो देखिए अब आपका ये वर्ड लेंथ होती कैसे है, जैसे मान लीजिए एक सीपीयू है जो एक बार में 8 जो है बिट्स को जो है प्रोसेस कर सकता है। कोई और पावरफुल है वो 16 बिट्स को कर लेगा, कोई और पावरफुल है वो 32 बिट्स को एक बार में प्रोसेस कर लेगा एक बार में, कोई और पावरफुल है तो 64 बिट्स एक बार में क्या कर लेगा, प्रोसेस कर लेगा। तो अब देखिए 8, 16, 32, तो अब 64 वाला सबसे ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये एक ही बार में 64 को प्रोसेस कर ले रहा है। एक बार में 8 को कर रहा है, इसको 64 को प्रोसेस करने में 8 इंटू 8 8 गुना समय लगेगा इसकी अपेक्षा, जितना ये तुरंत कर देगा, एक ही बार में 64 बिट प्रोसेस कर देगा, ठीक है। और इसको बोलते क्या है कि वो एक बार में जितना कर लेगा, 8, 16, 32 जितना भी कर लेगा उसको वर्ड लेंथ बोला जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संशोधित कर सकता है, मतलब प्रोसेस कर सकता है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका वर्ड लेंथ। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या एस रैम की विशेषता नहीं है। एस रैम आपको याद आया, एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम के बारे में पूरी कहानी अभी हमने बताई, अब ध्यान से पढ़िएगा। एस रैम में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है जो एक बिट स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप याद आया, वो जो बेल होती है, दो बेल हमने बताया था, एक बेल एक सॉरी दो स्विच बताया था। एक स्विच बताया आपके पंखे वाली है जिसको एक बार ऑन कर दिए तो बस चलती ही रहे, जब तक ऑफ नहीं करोगे चलेगी, पंखा चलता ही रहेगा। दूसरी आपकी है डोर बेल जिसको कि हर बार आपको प्रेस करना पड़ता है, वो ऑफ हो जाती है एक बार बच के। तो जो आपका याद आ रही हैं चीज़ें, तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा ऑप्शंस को कि एस रैम में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है जो एक बिट स्टोर करता है, ठीक है। अगला है कि इसे एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। अगला ऑप्शन है कि डी रैम की तुलना में इसमें एक छोटी रीड राइट साइकिल होता है। अगला ऑप्शन है एस रैम का उपयोग विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है। अब बताइए, अब ये बताइए कि रिफ्रेश करने की ज़रूरत किसको पड़ती है। हमने बताया कि ये तो आपकी वो है ना जो आपकी परमानेंट वाली है कि एक बार स्विच ऑन कर दिए तो जब तक ऑफ नहीं करेंगे, वो आपको इसको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी एस रैम होती है। स्टैटिक मतलब जो कि स्थिर है, जो गतिशील नहीं है। जो गतिशील है वो डायनेमिक है, जो डायनेमिक है वो आपका ऑन रहेगा पावर तभी वो भूल जाएगी, तो इसीलिए उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। तो यही तो इसका गलत हो जाएगा क्योंकि ये डी रैम की विशेषता है। ये किसकी विशेषता है, डी रैम की। बाकी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं जो भी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है। ब्लॉक डिवाइस है। अब ब्लॉक डिवाइस कहने का क्या मतलब है, देखिए अब यहाँ से एक और चीज़ आप समझेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये ब्लॉक डिवाइस क्या होती है, ठीक है। देखिए जब हम किसी डिवाइस में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उस डेटा को स्टोर कैसे होगा वो आप कहानी समझिए। स्टोर कैसे होगा वो डेटा, वो दो तरीके से, जो हमारी मेमोरी डिवाइसेज होती हैं, जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं। कौन सी डिवाइसेज, एक सेकेंड, जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं उसमें डेटा दो रूप में स्टोर होता है।
देखिए अभी हम आपको 100 बॉल दें, कितनी बॉल दें, 100 बॉल दें, 100 बॉल दें खेलने वाली, क्रिकेट वाली, और हम बोलें कि इसको आपको स्टोर करना है। तो आपके पास आप दो तरीके से स्टोर कर सकते हो। एक हो सकता है कि आप एक बड़ा सा थैला लो, इसमें 1 2 3 4 नंबरिंग करके 100 की 100 बॉल को स्टोर कर दो। अब आपको ये ऐसा बड़ा सा पड़ा है, अब इसमें जो बॉल उठानी है फटाक से 99 नंबर वाली बॉल उठानी है तो फटाक से 99 वाली उठाओगे, 8वें नंबर वाली उठानी है तो सीधे से 8वें नंबर वाली उठा लोगे, चौथे नंबर उठानी है तो सीधे से चौथे नंबर वाली उठा लोगे। ठीक है, समझे आप कहेंगे हाँ बिल्कुल समझे। एक तरीका हो सकता है कि आप 10-10 का पैकेट बना लो, 1 से 10 तक इसमें स्टोर करो, फिर जो है 11 से 20 तक इसमें स्टोर करो, तो ऐसे ऐसे 10 पैकेट बन जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर आपको 15वें नंबर की बॉल चाहिए तो पहले आप ये पैकेट लोगे, फिर पैकेट खोलोगे, फिर उसके अंदर देखोगे 15वें नंबर वाली बॉल कहाँ है, वो उठाओगे। समझ में आया? इसी प्रकार दो प्रकार की आपकी डिवाइस, ये कहानी आप समझ गए। इसको हम करते हैं इरेज, ठीक है, इसको करते हैं हम इरेज। अब आपको कहानी बताते हैं अगली स्टोरेज डिवाइसेस वाली। इसी प्रकार स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं, वो वर्क करती हैं। एक को बोलते हैं ब्लॉक, एक को बोलते हैं कैरेक्टर बाइट डिवाइस। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है, उसको एक सेकेंड, एक को बोलते हैं ब्लॉक डिवाइस, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं कैरेक्टर कैरेक्टर बाइट डिवाइस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? तो ब्लॉक डिवाइस का मतलब है, ब्लॉक ब्लॉक का मतलब होता है ब्लॉक, समझते नहीं है कि ये क्या करती है, आपकी स्टोरेज डिवाइस को कई सारे ब्लॉक्स में, कई सारे हिस्सों में बांट देती है, ठीक है, और हर हिस्से में अलग अलग डेटा आपका स्टोर हो जाता है। कुछ डेटा इस हिस्से में स्टोर होगा, कुछ डेटा इस स्टोर, कुछ डेटा इस हिस्से में, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें से जब आपको कोई डेटा चाहिए होता है, मान लीजिए वो डेटा आपके दूसरे हिस्से में है, तो आपका पूरा पूरा दूसरा हिस्सा खुलेगा, फिर उसमें से आपको जो डेटा चाहिए वो डेटा आपके पास आएगा। कोई डेटा तीसरे हिस्से में, तीसरे ब्लॉक में है, तो पूरा हिस्सा खुलेगा, फिर उसमें से आपको जो डेटा चाहिए आप वो लोगे। ये ऐसे ब्लॉक डिवाइस काम करती है। हमने बताया ना कि पैकेट वाला अलग अलग पैकेट है। करेक्टर डिवाइस कैसी होती है? जैसे हमने एक पूरी बॉल एक जगह है, हमने जो बॉल लेनी है रख ली, तो इसमें एक एक बाइट जो है स्टोर होती है। जैसी भी हमारी बाइट है जिस फॉर्म में आ रही है ऐसे स्टोर हो जा रही है, ऐसे स्टोर हो जा रही है। जो बाइट जो डेटा हमें, ये वाला डेटा चाहिए फटाक से ले लो, ये वाला डेटा चाहिए फटाक से ले लो, क्योंकि जिस क्रम में हम बेचते हैं उसी क्रम में ऐसे वो एक एक बाइट के रूप में स्टोरेज होता चला जाता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स नहीं बनते हैं, इसमें अलग अलग ब्लॉक्स में डेटा स्टोर होता है। 1 से 10 का डेटा यहाँ, 10 से 20 का डेटा यहाँ, ऐसे ना, बट इसमें नहीं है, इसमें पूरा ऐसे एक सीरियल में ऐसे डेटा हो जाता है। जो डेटा आप चाहिए फटाक से आप ले लोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें समझ में आई होंगी कि यहाँ से डेटा लेना जो है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा अगर हम जो डेटा लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हमें डेटा लेना होगा प्रोसेसिंग के समय तो यहाँ पे हमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पहले पैकेट खुलेगा फिर डेटा मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, कि यहाँ पे जो डेटा स्टोर हो रहा है वो बड़े बड़े फिक्स ब्लॉक्स में स्टोर हो रहा है। यहाँ पे जो डेटा स्टोरेज हो रहा है वो कहाँ पे, वो छोटे छोटे बाइट्स में स्टोरेज हो रहा है, छोटे छोटे बाइट्स में स्टोरेज हो रहा है, और जिस बाइट में हमारा डेटा है उसको फटाक से हमने ले लिया, ठीक है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम, ये ब्लॉक्स आपके सुरक्षित रहते हैं। ये ब्लॉक क्या होते हैं? सुरक्षित, चाहे लाइट आए, चाहे पावर ऑफ हो, चाहे ऑन हो, ब्लॉक्स में जो डेटा है वो रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ही आपकी लाइट गई, पावर ऑफ हुआ, डेटा हो जाएगा सारा गायब, डेटा सारा हो जाएगा गायब। आप कहेंगे तो बड़ी सही बात बता रहे हैं, मतलब जो आपकी रैम होती है, आप कहेंगे जो हमारा रैम है, मतलब वो करेक्टर बाइट के रूप में यही वाली डिवाइस है रैम, क्योंकि हाँ हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि रैम में स्पीड चाहिए होती है, वो स्पीड इसी कॉन्सेप्ट से मिलती है, ठीक है। और स्पीड के साथ साथ प्रॉब्लम भी यहीं से आ जाती है। प्रॉब्लम का मतलब कि उसकी तो इसीलिए उसको बनाया ही गया है कि जब लाइट जाती है तो आपका डेटा गायब हो जाता है, ठीक है। ब्लॉक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो हमने बताया जिसमें ब्लॉक में डेटा आपका स्टोर हो जाता है। जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क होगी आपकी, हार्ड डिस्क के साथ साथ आपका हो गई आपकी सीडी हो गई। ये सब क्या है? ये सब आपकी ब्लॉक डिवाइस है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आपकी ब्लॉक डिवाइस है। तो यहाँ तक की स्टोरी आप लोग समझ चुके होंगे। कुछ और अगर ब्लॉक डिवाइसेस का आपको एग्जांपल बता दें, तो जितनी भी आपकी परमानेंट स्टोरेज वाले डिवाइस हैं, जितनी भी जहाँ पे परमानेंट डेटा स्टोर होगा, चाहे वो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट ड्राइव हो, चाहे वो यूएसबी हो, पेन ड्राइव जिसको आप बोलते हो, चाहे वो सीडी हो, चाहे वो डीवीडी हो, ठीक है, वो आपका मेमोरी कार्ड हो, या फिर आपका टेप ड्राइव हो, टेप ड्राइव हो। टेप ड्राइव क्या होता है आपको पता है? जो पहले आप कैसेट देखते थे, आपको याद है रील्स ऐसे होती थी ना, तो वो आपको समझिए वो टेप ड्राइव है, ठीक है। रील्स ऐसे इसमें होती थी ना, तो वो टेप ड्राइव हो। जहाँ पे भी डेटा परमानेंट स्टोर होगा वो यहीं ब्लॉक्स में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा तो वो गायब हो जाएगा। तो वो सब आपकी ब्लॉक्स होती हैं। आप कहेंगे कि अच्छा ब्लॉक्स तो हो गई, तो ब्लॉक्स तो हम समझ गए। कैरेक्टर डिवाइस क्या है? कैरेक्टर डिवाइस हमने बोले जिनमें आपका डेटा ऐसे एक के क्रम में ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। जैसे हमने बताया कैरेक्टर में आपका आ जाता है, जैसे आपकी रैम हो गई,
ठीक है। रैम के साथ साथ आपका कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, लेकिन वर्क करता है कैसे, जैसे हमने कोई की प्रेस की तो वो की चली गई, फिर अगली की प्रेस की तो वो अगली की चली गई। ऐसा नहीं है कि 10 की का डेटा एक साथ में जाएगा। जैसे जैसे आप एक एक की प्रेस करोगे, जैसे आपका माउस होता है उसमें आपने एक क्लिक किया तो फटाक से वो इंस्ट्रक्शन पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉक्स में जाएगा, कई सारे इकट्ठे हो जाएंगे तब हो जाएगा। तो ये सब होती हैं आपकी करेक्टर बाइट डिवाइसेस। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें ये बताना था कौन सी ब्लॉक डिवाइस है। तो आप लोग जान चुके होंगे कि ब्लॉक डिवाइस आपकी कौन है, टेप ड्राइव जो होती है आपकी ब्लॉक डिवाइस है। उसके साथ हमने कई और ब्लॉक डिवाइसेस को देखा। अब हम आपको यहाँ पे एक मज़ेदार बात बताते हैं। क्या बताते हैं, मज़ेदार बात बताते हैं। दो चीज़ें और समझाते हैं। एक होता है डेटा एक्सेस कैसे होता है। डेटा एक्सेस करने की दो चीज़ें होती हैं। जैसे मतलब अभी हमने यहाँ बताया कि डेटा स्टोर कैसे हो रहा है, वैसे डेटा एक्सेस कैसे हो रहा है। डेटा का एक्सेस हम कैसे कर रहे हैं वो दो तरीके से होता है। एक होता है सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल एक होता है रैंडम। अब इन दोनों का मतलब क्या है। सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि हमें, जैसे आप मान लीजिए आपकी एक ड्राइव है जिसमें 5 गाने स्टोर्ड हैं, 1 2 3 4 5। अब आपको चौथा गाना सुनना है तो आप डायरेक्ट चौथा गाना नहीं सुन पाएंगे, बल्कि आपको 1 2 3 से हो करके जाना पड़ेगा। तब आप मतलब सीक्वेंस में आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चौथा पाँचवा। ये होती है सीक्वेंशियल, मतलब जहाँ आपको डेटा मिलेगा लेकिन आपको सीक्वेंस में पहले से गुजरना पड़ेगा, दूसरे से तब तीसरे पे पहुंचोगे। पांचवा चाहिए तो पहले पहले दूसरा तीसरा चौथे से गुजरोगे तब पांचवा मिलेगा। ठीक है, ये बोलते हैं सीक्वेंशियल। रैंडम क्या होता है, रैंडम का मतलब होता है 1 2 3 4 5 गाने हैं, सीधे हमको तीसरा सुनने का मैंने तीसरा सुन लेंगे, पांचवा सुनने का तब मैंने पांचवा। अब हमने बताया जैसे पुराने जो ये टेप ड्राइव होता था, इसमें से रील्स में से गाना स्टोर रहता था। तो जब आपको गाना सुनना पड़ता था तो पहला बजे, फिर दूसरा बजे, फिर तीसरा, तीसरा चौथा ना, तो ये सीक्वेंशियल होता था। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल। ठीक है, एक लाइन से चलेगा। रैंडम में क्या है, जैसे आपके पास कोई मेमोरी डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, तो वो क्या करेगा, सीधे आप तीसरे चौथे गाने पे जंप कर सकते हो। ठीक है, तो जो रैंडम मतलब किसी भी चीज़ को हम जब रैंडमली एक्सेस कर लेते हैं तो आपका रैंडम में चला जाता है। ठीक है, सीक्वेंशियल में हो तो सीक्वेंशियल में। ठीक है, अब मज़ेदार बात यह है कि जो आपकी ब्लॉक डिवाइसेस होती हैं, जो ब्लॉक डिवाइसेस की होती हैं, जो जितने भी ब्लॉक डिवाइसेस होती हैं, उनमें से उनकी क्वालिटी क्या होती है कि वहाँ पे रैंडम एक्सेस आपको मिलता है। और जितनी जो है, अभी ध्यान से सुनिएगा, कोई कॉन्सेप्ट ना बनाइएगा, और जितनी भी आपकी ये वाली होती हैं करेक्टर बाइट्स डिवाइसेस, वहाँ पे आपको सीक्वेंशियल एक्सेस मिलता है। वहाँ पे आपको सीक्वेंशियल एक्सेस मिलता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अब कहानी ये है कि जो आपकी रील हो, जो आपका ये है, आपका मैग्नेटिक टेप है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका मैग्नेटिक टेप है, अभी हमने बताया टेप ड्राइव है। आप कहेंगे मैग्नेटिक टेप ड्राइव तो हमारी ब्लॉक डिवाइस आप बता रहे हैं, और साथ में यहाँ कह रहे हैं कि ये विशेषता तो सीक्वेंशियल की, मतलब इसमें डेटा जब स्टोर हो रहा है वो समय व्यवहार ये ब्लॉक डिवाइस की तरह कर रहा है। फिर हमने बताया कि जो भी ब्लॉक डिवाइस है उसमें तो डेटा आपका रैंडमली एक्सेस हो जाता है, लेकिन इसमें रैंडमली एक्सेस नहीं होता। और सेम यही कहानी रैम के साथ है, क्योंकि रैम में जो डेटा होता है वो ब्लॉक में नहीं, वो कैरेक्टर बाइट में होता है। तो रैम का भी डेटा हमें जो है ऐसे मिलना चाहिए, सीक्वेंस में मिलना चाहिए, लेकिन रैम का डेटा हमें रैंडम मिलता है, रैम का डेटा हमें रैंडम मिल जाता है। जिस प्रकार यहाँ पे हमें इसका डेटा सीक्वेंस में मिल रहा है। तो रैम और जो मैग्नेटिक टेप है, अगर हम बेसिकली बात करें रैम और मैग्नेटिक टेप, तो ये ऐसी डिवाइसेस हैं ना, तो इनको कभी कहीं कहीं इनको ब्लॉक माना जाता है, कहीं कहीं इनको जो है करेक्टर बाइट डिवाइस माना जाता है, दोनों को। ठीक है, कहीं कहीं ब्लॉक माना जाता है, कहीं कहीं करेक्टर बाइट माना जाता है। क्योंकि ये जो है ना, जैसे हमने बताया कि जितनी भी ब्लॉक डिवाइसेस है वहाँ आपको रैंडम डेटा मिल जाएगा, रैंडम डेटा मिल जाएगा। तो बताइए कि क्या मैग्नेटिक टेप में रैंडम डेटा मिलेगा, तो आप कहोगे नहीं। तो इसी वजह से मैग्नेटिक टेप रैंडम श्रेणी से, इससे ब्लॉक से बाहर हो जाती है। क्योंकि लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है उसमें हम टेप को यहीं पे ब्लॉक में रखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार रैम की कहानी है। अब हमने बताया रैम में सीक्वेंशियल बाइट स्टोरेज, सीक्वेंशियल बाइट के रूप में इसमें डेटा स्टोर होता है। तो जो भी सीक्वेंशियल बाइट के रूप में जहाँ डेटा होगा वो आपका, हमने बताया कि वो क्या होगा, सीक्वेंशियल जहाँ होगा वो आपका करेक्टर बाइट जहाँ पे होगा वहाँ पे सीक्वेंशियल होगा। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे कि करेक्टर बाइट के रूप में तो रैम में भी होता है, लेकिन रैम सीक्वेंशियल नहीं है, रैम रैंडम एक्सेस कर सकते हो, इसीलिए रैम को भी यहाँ से इन दोनों से बाहर रखा जाता है। रैम को ना तो आपका ब्लॉक डिवाइस ही माना जाता है, ना तो कैरेक्टर बाइट डिवाइस ही माना जाता है। ठीक है, दोनों के बीच का। लेकिन ऑप्शन आप देखिएगा, प्रश्न कैसा पूछ रहा है। जनरली हम जो वनडे एग्जाम्स हम लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ पे टेप को आपके इसमें शामिल किया जाता है, रैम को आपको कैरेक्टर बाइट में। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। पूरी कहानी हमने बता ली, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न आए हुए हैं वो आपको कहीं पे कुछ और आंसर मिलेगा, कहीं पे कुछ और। तो हमने सोचा आपको कन्फ्यूजन न रहे, तो जितनी भी हमारी कोशिश हो सकती थी हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से है कि इनमें से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है। ब्लॉक डिवाइस की पूरी कहानी आप समझ चुके हो।
हो कि छोटे छोटे ब्लॉक्स में डेटा स्टोर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्लॉक आपका रैम होगा। क्या अभी हमने बताया कि रैम आपका ब्लॉक डिवाइस नहीं है। देखिए दोनों क्वेश्चन मिला ना आपको, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान रखिएगा। कहानी पूरी हमने आपको बता दी है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेन यानी कि मुख्य मेमोरी की विशेषता है। तो मुख्य मेमोरी के बारे में पूरी कहानी आप लोग देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं कि भैया जो हमारी मेन मेमोरी होती है बेसिकली दो होती है, रैम होती है, रोम होती है। सारी के बारे में हमने कहानी पढ़ लिख चुकी है। रैंडम एक्सेस रैम होती है, रैम वोलेटाइल होती है, रोम रीड ओनली होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। देखिए ऑप्शन क्या है हमारा कि यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। बिल्कुल है कार्यशील, बिना इसके तो कंप्यूटर का कोई काम होगा ही नहीं। मेन मेमोरी हटा ली जाए तो कंप्यूटर हमारा काम करना बंद कर देगा। सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज, बिल्कुल तेज होती है, बहुत तेज होती है। जो भी हम आपको स्पीड बताया ना, सबसे तेज रजिस्टर होता है, फिर आपकी कैश मेमोरी होती है, फिर आपका रैम होता है, फिर आपका रोम होता है, उसके बाद सेकेंडरी का नंबर आता है। तो बहुत तेज हो, सही बात है। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता, एकदम 100% सही बात है। मतलब हमारा तीनों ऑप्शन हो जाएगा सही, और ये ऑप्शन हमें मिलेगा ऑप्शन डी पे। राइट आंसर समझ गए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाता है। हमने बताया ना वो डोर बेल वाला कॉन्सेप्ट कि जैसे बेल को एक बार बजाएंगे, एक बार बजेगी, फिर दोबारा बजाना पड़ेगा, फिर दोबारा बजाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्विच होती हैं जिनको हमने एक बार दबा दिया तो फैन चल ही रहा है, लाइट चल ही रही है। तो जो आपकी स्टैटिक रैम होती है वो उसकी विशेषता है कि एक बार ऑन, तो जब तक पावर ऑफ नहीं होगा सारी चीज़ें याद रहेगी। लेकिन डी रैम थोड़ा सा पगला टाइप का होता है। पगला का मतलब इसको याद दिलाना पड़ता है, भैया याद रखो, रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार इसको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, डी रैम, ठीक है, हमारी डी रैम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है। इस डिवाइस की पूरी कहानी हमने आपको बता दी थी। ये जो छोटी छोटी प्लेटें हैं इनको बोलते हैं प्लेटर्स। इस डिवाइस का नाम क्या है, इस डिवाइस का नाम है हार्ड डिस्क। ये जो है ये क्या है, ये आपका यहाँ पे राइट करते हैं तो रीड, इनको क्या बोलते हैं, रीड राइट, इनको हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जो है मोटर लगी होती है जो जितनी तेज़ी से घूमती है उसको बोलते हैं, इसकी स्पीड को आरपीएम में मापते हैं, और इसी से जो है हार्ड डिस्क की स्पीड तय होती है। और इस सारी डिस्क को क्या बोलते हैं, सारी डिस्क को सामूहिक रूप से प्लेटर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव तो कभी नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट ड्राइव में हमको क्या नहीं देखने को मिलता, हमको ये सारी मैकेनिकल ऐसी चीज़ें कुछ देखने को ही नहीं मिलती, बल्कि वो क्या होती है, वो एक फ्लैश मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी की पूरी कहानी हमने आपको बता दी है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में हमने कल बताया था। फ्लॉपी डिस्क में जो होता है एक ही डिस्क होती है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल डिस्क हो जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अब आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रैम के बारे में सही नहीं है। आपको बताना है कि रैम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। किसके बारे में, रैम के बारे में। क्यों ना हम आपको रैम के बारे में एक बार सारी चीज़ें याद दिला दें, आंसर आप खुद ही बता दोगे। रिवीजन हम इसीलिए बार बार करा रहे हैं, चीज़ें आपको याद रहें। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद है, बहुत बढ़िया। वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल कहने का क्या मतलब है कि अस्थायी होती है, एक बार पावर कट डेटा सारा गायब। एस रैम के बारे में बताया, ये होती है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब कि बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं रहेगी, जब तक पावर याद ऑन रहेगा दिमाग इसका काम करता रहेगा, पावर ऑन है पूरी चीज़ें याद रहेगी। डी रैम जो होता है समय समय पर रह के डिस्टर्ब हो जाता है, डीप हार्ड डिस्टर्ब याद कर लीजिएगा, जो समय समय पर रह के डिस्टर्ब हो जाए, क्या करना है भूल जाए, वो होती है आपकी डी रैम, ठीक है। डी रैम का मतलब क्या होता है, डी रैम का मतलब होता है कि पावर ऑन है तब भी आपको लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, रिफ्रेश, इसीलिए ये स्लोअर होती है, ये फास्ट होती है इससे तुलना में। उसके बाद हमने बताया इसमें कैपेसिटर का यूज होता है। इसके बारे में हमने एक बात बोला था कि आपको याद रखना है कि इसकी जो प्रत्येक सेल होती है वो फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने आपको रैम के बारे में बता दी। अब आइए देखते हैं ऑप्शन को, एक बार रिवीजन आपका करवा दिए हम। लिख रहा है कि रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। बिल्कुल नहीं, ये तो सबसे गलत बात है। रैम है तो वो डेटा नहीं स्टोर करेगा। पावर ऑफ, वो का दिमाग भी खाली। अगला है कि रैम को हम दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया, हाँ किया गया है, हमने देखा है। अगला ऑप्शन है हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। हालांकि हम तो पहले ही ढूंढ लिए हैं कौन सा सही नहीं, लेकिन सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं कि रैम एक रीड राइट मेमोरी है, हाँ बिल्कुल है। हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी परमानेंट नहीं होगा, सब गायब हो जाएगा पावर ऑफ होते ही। अगला है कि रैम प्रोग्राम और रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू की आंतरिक मेमोरी, हाँ ये सीपीयू की आंतरिक मेमोरी के रूप में ये काम करती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसका हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तब तक ही प्रोग्राम और डेटा को स्टोर रखता है जब तक कि चल रहा है। कौन चल रहा है, पावर ऑन है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे की कौन सी स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज है, इसका आंसर आप कहाँ बताएंगे, अभी आप करेंगे कमेंट। कहाँ पे कमेंट करेंगे, इस वीडियो के कमेंट वाले सेक्शन में कमेंट करेंगे, तभी हमें थोड़ा सा मज़ा आता है कि आप भी कुछ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कि सारी मेहनत हम ही कर रहे हैं,
ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। कई बार ये चीज़ हम आपको रिवाइज कर चुके हैं। सबसे तेज ऑप्शंस में सबसे तेज कौन सी है उसका बताइएगा आंसर। अगला है कि सीआरटी का क्या मतलब है। तो सीआरटी को आपको पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। आपकी जो पुराने जमाने वाली टीवी होती थी, जो उसकी स्क्रीन होती है या जो पुराने जमाने के मॉनिटर होते हैं, ऐसे उसमें होता था ना एक ऐसे ट्यूब होती थी। तो इसको ये जिस कॉन्सेप्ट के इसका डिस्प्ले काम करता था उसको बोलते थे कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी। उसमें एक ट्यूब लगी होती थी, ठीक है, जिसको कैथोड रे ट्यूब बोला जाता था। इसके बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ज़्यादा हमें वैज्ञानिक नहीं बनना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, जहाँ हमें जो चीज़ें जरूरी लगती हैं अपने हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि आपको वहाँ पे उतनी चीज़ें जो है बता दी जाए, उतनी चीज़ों का एनालिसिस करवा दिया जाए, ठीक है। जहाँ पे हमें आवश्यकता नहीं लगती वहाँ पे हम चीज़ों को नहीं बताते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, और हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि अगर आपको फील होता है कि आप इसे ज़्यादा कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि पेपर किसी को नहीं पता होता है कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्या क्वेश्चन आयोग कुछ भी पूछ सकता है वो पूछने का। तो लेकिन हमारा काम क्या है, हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते, हमारी लिमिट है, हमारी लिमिटेशंस है। हर व्यक्ति की अलग अलग कोई की लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। तो आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, जितने से जितना हमें लग रहा है हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। जितना आप और कुछ कर सकते हैं तो करिए, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी कंप्यूटर की सीरीज फॉलो करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी क्लास से देखने को लिए मिलेंगे। आप कहीं और पढ़िएगा और इसको भी देखिएगा। पेपर देके आएंगे तो देखिएगा क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आए हैं, मतलब कम से कम समय में किसने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर किया है। तो हमारी कोशिश वही है। बाकी आप लोग प्यार और सपोर्ट बना के रखिए, थोड़ा सा क्लासेस अच्छी लगा करें तो कहीं पे शेयर कर दिया करिए, लोगों के साथ ग्रुप में लोगों को बताया करिए, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे जब आप लोग आते हैं, ठीक है। आप लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, जितने भी देखने वालों की व्यूअर की संख्या ज़्यादा होती है तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक सीपीयू में लाखों बहुत छोटे छोटे स्विच होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, जो आपका सीपीयू होता है ना, वैसे छोटे 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 बहुत छोटी छोटी इसमें डिवाइसेस लगी होती हैं, ठीक है। और इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है ट्रांजिस्टर बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? ट्रांजिस्टर बोला जाता है। बिट्स क्या है? हमने बोला था एक सबसे स्टोरेज की सबसे छोटी आपकी यूनिट है, ठीक है। यूनिट में अगर बिट्स से छोटा भी आप बिट्स होती हैं, बिट्स से बड़ा आपका बाइट होता है, बाइट के बड़ा आपका केबी होता है, ये चीज़ें हमने देखी है ना। उसके बाद और रजिस्टर क्या है? तो रजिस्टर क्या होता है? ये मेमोरी होती है सीपीयू में, जो सबसे तेज जो है, सबसे तेज अगर बोली जाए कौन सी मेमोरी होती है तो आपकी रजिस्टर होती है, सीपीयू के अंदर होती है, बहुत छोटे आकार की होती है, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, ये रजिस्टर हो गया। बाइट्स क्या है? तो बाइट्स होती है जब 8 बिट्स को आप मिला दोगे डेटा को तो वो उसे कहा जाता है 1 बाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रांजिस्टर। अगर आप ये नहीं पढ़े होते तब भी इसका सही आंसर आप मारते, क्यों? क्योंकि बाकी 3 के बारे में आपको पता है कि हाँ ये तो नहीं होगा, तो जो बचा है वही होगा। अब हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ड, अंक, कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है। कहानी देखनी ही नहीं है, आपको यहीं पे आ जाना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन जो है आपकी जो आंसर शीट होती है उनको देखता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हम यूज करते हैं बुकलेट का, आंसर वाली का, जिसमें हम आंसर करते हैं, OMR शीट उसको बोलते हैं ना, उसी का फुल फॉर्म होता है OMR का ही, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। तो वो क्या करता है? देखिए, जैसे आप OMR, ये है भाई आपकी OMR, इसमें आपने आंसर ऐसे फिल करके आप आए हैं, ऐसे होती है ना, ऐसे आप आंसर फिल करके आए हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब ये क्या करता है ना, इसमें ये काम कैसे करता है, इसके ऊपर एक प्रकाश डाला जाता है। प्रकाश क्या करता है? जैसे अब आपने इस वाले ऑप्शन पे खूब जो है ऐसे इसको फिल कर दिया है ब्लैक कलर की पेन से, किससे? ब्लैक कलर की। अब जब इसे प्रकाश डाला जाएगा तो ये बाकी तीनों से होकर के गुजर जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन इससे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, आपने ब्लैक कर दिया है तो यहाँ पे सारा प्रकाश ये यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो उसको पता चल जाएगा कि आपने ये वाला ऑप्शन टिक किया है, ठीक है। तो ये जो तकनीकी होती है इसको बोलते हैं कि OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा OMR, ठीक है। हमारे 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम आपको पता है कि हम लगभग 20-21 क्वेश्चन कवर करते हैं आपकी 50-60 मिनट की क्लास में। आज की क्लास बताइएगा आपको कैसी लगी है। हाँ, हम ये मान रहे हैं कि थोड़ी सी एनर्जी क्लास में आज कम रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड हुआ है तो बोलने में भी थोड़ी सी असहजता है और उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने आपसे प्रॉमिस किया कि हम कोई सब्जेक्ट अगर स्टार्ट करेंगे तो उसको एंड भी करेंगे और साथ समय उसको खत्म करेंगे। और हमें पता है कि अगर हम एक दिन स्किप कर देंगे तो आपकी एक क्लास स्किप होगी, और आपके पास अब टाइम इतना नहीं है कि आपकी एक भी क्लास स्किप हो, क्योंकि समय से कंप्यूटर खत्म करना है। तो इसीलिए हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर कुछ भी असुविधा आपको महसूस होती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, कोई फैक्चुअल एरर आपको लगता है, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उसको जो है पॉजिटिव तरीके से लेंगे और आगे आने वाली क्लास में उसको इम्प्रूव करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई क्लास में, ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।